में देखा होगा कि जब मैच फिनिश होता है, पार्टी हो रही होती है, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी वियर करके आती है। सो बैरोन पैरे दे क्यूबर्टन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। जी हाँ, हम ये जो चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, विच मीन्स 2023 और 24 को कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड आज हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, विच मीन्स हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले देखने वाले हैं ओलंपिज्म के बारे में। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और ओलंपिक वैल्यूज को समझेंगे, ये हमारा टॉपिक 1 होगा। नेक्स्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम जॉय, एफर्ट, फेयर प्ले, विल एंड माइंड के बारे में समझेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारा एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, यानी कि पुराने टाइम में कैसे ओलंपिक की शुरुआत हुई और अब भी कैसे चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक्स, इसमें हम सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम को देखेंगे। फिफ्थ जो है वो है हमारा ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC, IFS एंड अदर मेंबर। सो गाइज, इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए इस वाले टॉपिक के बारे में, एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक की इसकी शुरुआत किसने करी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो है वो आपका ओलंपिक्स, यानी कि सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ, एंथम, इसमें 1 वर्ड भी बनते हैं, सो ये ढंग से पढ़ना। लास्ट जो है जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी आपकी कमिटीज हैं, वो जरूर पढ़ के जाना। IOC, IOA, ये सारी पूछी जाती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 को, चलिए देख लेते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओलंपिज्म, कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यू, विच मीन्स हम ओलंपिज्म यानी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आ जाता है कि ओलंपिक्स होता क्या है। ओलंपिक्स जो है ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, जहां पर अलग अलग देश के लोग आते हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू compete करते हैं। हर 4 साल में एक बार ओलंपिक का आयोजन कराया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। सो आई होप आपको समझ आया है कि ओलंपिज्म यानी कि ओलंपिक है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई और किस तरीके से ये आज भी चल रहा है। ये टॉपिक हम 2.2 में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा 2.1 टॉपिक है जिसमें हमने ओलंपिज्म के बारे में समझना है। सो ये एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, यानी कि इसमें हम लाइफ की बात करते हैं। इसमें प्रमोट करा जाता है बहुत सारी चीजों को, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड कंजेंशियल एनवायरनमेंट, विच मीन्स यहाँ पर भाईचारे को प्रमोट करा जाता है, यूनिटी को प्रमोट करा जाता है, पीसफुल को प्रमोट करा जाता है कि शांति के थ्रू अलग अलग देश के लोग आए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, अपने अपनी कंट्रीज का कल्चर शेयर करें और लोगों की नॉलेज बढ़ाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो, वर्ल्ड में पीस बना रहे। ये सारी बातें जो हैं ओलंपिक के थ्रू संभव हो पाई हैं। आगे बता रखा है ब्लेंडिंग स्पोर्ट्स विद कल्चर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को जोड़ा जा रहा है किसके साथ, एक तो कल्चर के साथ, दूसरा एजुकेशन के साथ। सो गोल क्या क्या है, ये पीसफुलनेस को प्रमोट करता है कि देश के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, और ये एजुकेट करता है जितने भी यूथ हैं कि वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में, ताकि कंट्रीज के बीच में यूनिटी बनी रहे। आगे बता रखा है किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर प्रमोट नहीं करी जाती है। हर एक इंसान इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर, कोई मायने नहीं देता, सब जने आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये प्रमोशन करता है हर एक इंसान का। आगे दे रखा है टू प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ, 3 चीजें मेन है जो ये प्रमोट करता है, फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी, फेयर प्ले। हम इनके बारे में और डिटेल में समझेंगे। आगे हम 6 एक्टिविटी देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी हैं इसमें इंक्लूड। पहला तो ये है कि स्पोर्ट्स सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स सबके लिए है। ये पीस को प्रमोट करता है स्पोर्ट्स के थ्रू कि लड़ाई झगड़ा ना हो। डेवलपमेंट में बिलीव रखता है, अगर हम अलग देशों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम अलग अलग देशों में जाके स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो भाई हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होगा, हम फ्रेंड्स बनेंगे, उनसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे।
प्लस स्पोर्ट्स खेलने से हमारा खुद का डेवलपमेंट होता है, फिजिकली और मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप ये सारी चीजें करते हैं, प्लस वुमेन एंड स्पोर्ट्स को भी जोड़ा जा रहा है, औरतें भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं और अपने देश को प्राउड फील करा सकती हैं। और आप जानते ही हैं आज की मॉडर्न एरा में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसीलिए वुमेन्स को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाता है, प्लस लोगों को एजुकेशन मिलती है और स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा हो जाता है। स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट को आपस में जोड़ा जा रहा है। देखो स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट का ये है कि अगर लोग आपस में इन्वॉल्व होंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, वॉर नहीं होगी, तो हमारे देश के एनवायरनमेंट पे असर नहीं पड़ेगा। वॉर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आता है और ओलंपिज्म ने जो है एक यूनिटी को बहुत हद तक जोड़ा है, देशों को जोड़ा है और लोग आपस में बहुत ज्यादा पास आए हैं। सो ओलंपिज्म का बहुत बड़ा रोल रहा है यूनिटी को बढ़ाने में। सो गाइज अब हम बात करेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन की। फादर ऑफ ओलंपिक इज बैरोन पैरे दे क्यूबर्टन। जो ओलंपिक के फादर हैं वो हैं बैरोन पैरे दे क्यूबर्टन। इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ ओलंपिक किसको माना जाता है, सो वो हैं बैरोन पैरे दे क्यूबर्टन। आगे देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ ओलंपिक। वैल्यू जो है ओलंपिक की वो 3 है टोटल, जिसके ऊपर मेन कंसर्न दिया गया है। फर्स्ट वन इज एक्सीलेंस, सेकंड वन इज रिस्पेक्ट एंड थर्ड वन इज फ्रेंडशिप। अब हम इन तीनों को इंडिविजुअली देख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडशिप के बारे में। ओलंपिक्स में फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, बिकॉज अलग अलग देश के पार्टिसिपेंट एक जगह आते हैं, इकट्ठे होते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो फ्रेंड्स नॉर्मली बना लेते हैं। सो यहाँ पर यही दे रखा है कि डेवलप फ्रेंडशिप नॉट ओनली अमंग द पार्टिसिपेंट। सिर्फ फ्रेंडशिप जो है वो पार्टिसिपेंट्स के बीच में डेवलप नहीं होती है, बल्कि कि जितने भी नेशन हैं, जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके बीच में भी भाईचारा और फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में भाईचारे की जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बता रखा है रिस्पेक्ट। जब इतने सारे प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं तो डेफिनेटली एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को खेलता देखता है तो उसके मन में ना रिस्पेक्ट होती है कि कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। सो यहाँ पर ये चीज है कि द पार्टिसिपेंट डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट को डेवलप करते हैं और उसी के साथ साथ शेयर करते हैं अपना फूड, अपना कल्चर और अपना अटायर। अटायर मतलब होता है आपका पहनावा किस तरीके से। सो फॉर एग्जाम्पल आपने चक दे इंडिया मूवी में देखा होगा कि जब मैच फिनिश होता है, पार्टी हो रही होती है, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी वियर करके आती है। सो यहाँ पर यही चीज है कि आप ना अपने अटायर से अपने देश के कल्चर को बता सकते हो। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सीलेंस। सो एक्सीलेंस विच मीन्स ये है कि अगर आप ओलंपिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट, सो आपको ना पता चल जाता है एज अ स्पोर्ट पर्सन कि आप किस में अच्छे हो। उसमें चाहे आपकी कोच हेल्प करते हैं या आप खुद अपने आप में डेवलप करते हो कि हाँ आपका इस गेम में इंटरेस्ट आ रहा है। सो एक्सीलेंस आपको उस स्पोर्ट्स में मिलती चली जाती है जब आप उस स्पोर्ट्स को दिल से, शिद्दत से खेलते हो। सो यहाँ पर यही चीज है कि इट प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट। एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, आपको अपने बारे में जानने का एक मौका मिलता है। उसी के साथ साथ बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी कि पीसफुलनेस होती है, हेल्दी कंपटीशन होता है, तो वो सारी चीजें आप सेम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंडशिप डेवलप होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज रिस्पेक्ट, दिल से आती है स्पोर्ट पर्सन के लिए। एंड एक्सीलेंस, हम अपने स्पोर्ट्स में और माहिर होते चले जाते हैं और बढ़िया होते चले जाते हैं। एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। सो एंशिएंट मतलब होता है बहुत पुराना, मॉडर्न मतलब 100-200 साल पुराना। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आप लोग जानते होंगे कि ओलंपिक एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्पोर्ट है जहाँ पर बहुत ही सारे प्लेयर्स जाते हैं और अपना स्पोर्ट का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। सो ये ओलंपिक टर्म स्टार्ट कहाँ से हुई, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में समझेंगे। सो गाइज यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रीक के गॉड हैं ज्यूस, उनके ऑनर में ओलंपिक गेम आयोजित कराए जाते थे। उसी के साथ साथ ग्रीस में एक जगह है एथेन, जहां पर 776 बीसी में ओलंपिक गेम सबसे पहले आयोजित कराए गए। रखा है कि ओलंपिया वैली जो कि एथेन में ही थी, वहां पर ये गेम खिलवाए जाते थे, इसीलिए ओलंपिया वैली के नाम पे इसका नाम ओलंपिक्स पड़ा। नेक्स्ट दे रखा है जो ज्यूस के सन थे जिनका नाम था हरकुलस, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे इन्होंने क्या करा, इन्होंने ही ओलंपिक की शुरुआत कराई थी, इन्होंने ही गेम्स की क्या कराई थी, शुरुआत कराई थी। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक लगा लो, एग्जाम में जरूर आता है। आगे बता रखा है कि ये जो ओलंपिक के गेम हैं ये 1000 साल तक चलते रहे, लोग पार्टिसिपेट करते रहे और इसकी आन बान शान बढ़ाते रहे। 394 CE एक थियोडियस नाम का राजा था जो कि रोम का राजा था, उसने क्या करा, उसने इन गेम को बैन कर दिया। इसने जितने भी स्टेडियम थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया और ओलंपिक को टोटली बैन करने का आदेश दे दिया। सो गाइज अब हम ये देख लेते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स तो खिलवाए जा रहे थे लेकिन उनके रूल्स क्या क्या थे। सो जितने भी रूल्स थे उसको इनग्रेव्ड करवाया जाता था ब्रॉन्ज प्लेट पे, यानी कि सारे के सारे रूल्स जो हैं वो ब्रॉन्ज प्लेट पे लिखवाए जाएंगे। आगे दे रखा है कॉम्पिटिटर मस्ट बी ओनली अ ग्रीक, जो कॉम्पिटिटर है यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक के ही पीपल होने चाहिए। जो सैवेज और पनिश्ड पर्सन है यानी कि जिनको सजा मिली हुई है वो जो है अलाउड नहीं है इतने ऑनरेबल गेम के लिए, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आगे दे रखा है कॉम्पिटिटर मस्ट स्टे फॉर 1 मंथ, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो 1 महीने के लिए ग्रीस में ही रहेंगे और वहीं पे पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी प्रैक्टिस भी वहीं पे करेंगे। सो नेक्स्ट दे रखा है जितनी भी औरतें हैं, औरतों को तो बिल्कुल हक था ही नहीं कि वो पार्टिसिपेट कर सके ओलंपिक में, उनको बिल्कुल भी ये परमिशन नहीं थी कि वो पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन आज के मॉडर्न ओलंपिक में क्या है, आज लड़कियां पूरे गर्व के साथ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स, यानी कि एंशिएंट ओलंपिक में किस तरीके से गेम की शुरुआत होगी, कितने दिन तक चलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। सो पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 दिन तक के लिए चल रहा है। पहला दिन जो होगा उसमें रिलीजियस फंक्शन होगा, यानी कि टेंपल में जाके कैंडल्स को ब्लो करा जाता था। सेकेंड डे पे क्या होता था, मार्च पास, चैरियट रेस एंड पेंटालून्स, ये सारी रेसेस जो हैं करवाई जाती थी। आगे दे रखा है डे 3 पे आपको देखने को मिलेंगी रेसेस और रेसलिंग और बॉक्सिंग, यानी कि ये 3 चीजें कंडक्ट करवाई जाएंगी डे 3 पे। 4th पे दे रखा है एथलेटिक्स इवेंट, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सारे इवेंट होंगे डे 4 पे। और डे 5 पे होगा रिक्रिएशनल प्रोग्राम, जिसमें घोषणा करी जाती थी कि अब जो ओलंपिक का गेम है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। क्लोजिंग सेरेमनी की तरह 5th डे को सेलिब्रेट करा जाता था। बात यहाँ पर आ जाती है कि जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें अवार्ड में क्या मिलता था, अवार्ड में मिलता था ऑलिव क्राउन, जो कि ज्यूस के टेंपल के पास एक ऑलिव ट्री था वहीं से ही बनाया जाता था। और वहां के लोगों के लिए ये क्राउन पहनना बहुत गर्व की बात होती थी, बिकॉज वो ना बाकी सारी चीजों में बिलीव नहीं रखते थे, मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं चाहिए होती थी, लेकिन गर्व, सम्मान, रिस्पेक्ट, अपने देश के लिए कुछ बहुत बेहतर कर जाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। सो ऑलिव लीफ का क्राउन उन्हें पहनाया जाता था जितने भी पार्टिसिपेंट जीतते थे। सो गाइज अब हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। हमने ये देखा कि किंग थियोडियस ने ओलंपिक को बंद करवा दिया, तो उसको दोबारा स्टार्ट किसने कराया और फादर ऑफ ओलंपिक्स किसको कहा जाता है, तो वो है पैरे बोरोन दे क्यूबर्टिन ऑफ फ्रांस। सो ये है फादर ऑफ ओलंपिक्स जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत करी। बेसिकली इनका मोटिव ये था कि ये दोबारा से इतने अच्छे स्पोर्ट्स को आयोजित कराना चाहते थे। आगे दे रखा है कि इन्होंने इटली, ग्रीस, स्पेन, स्वीडन इनके साथ बैठ के मीटिंग करी और इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी। बहुत सारे लोग जो थे वो इनके साथ आना चाहते थे और बहुत सारे खिलाफ भी थे, लेकिन फाइनली 1896 में ग्रीस में एक जगह है एथेन, वहां पर इन्होंने दोबारा से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करवा दी। अब जो सबसे पहली बार ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने एक स्टेप उठाया और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 9 कंट्रीज आई। आगे दे रखा है 2016 रियो दी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। फाइनली जो लेटेस्ट ओलंपिक हुए हैं वो 2020 में हुए थे जापान, टोक्यो में, और काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा इंडिया का। और हम कह सकते हैं कि और भी कंट्रीज जुड़ती जा रही है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। मेन मोटिव यही था पैरे बोरोन दे क्यूबर्टिन का कि जो देश हैं उनके बीच में पीस बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं
वो अपने आप को डेवलप कर पाए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, और नए टॉपिक का नाम है ओलंपिक सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम बात करेंगे ओलंपिक सिंबल के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि ओलंपिक का सिंबल क्या है। 5 इंटरलेस्ड रिंग, इस तरीके से 5 रिंग होती हैं जो आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं। पहली जो रिंग है वो ब्लू कलर की होती है, दूसरी होती है येलो कलर की, तीसरी होती है ब्लैक कलर की, फोर्थ होती है ग्रीन कलर की और फिफ्थ होती है रेड कलर की। अब ये जितनी भी रिंग्स हैं ये अलग अलग कलर में हैं, उसी के साथ साथ ये अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कंटिनेंट को। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्लू कलर किसको दिखाता है, यूरोप को, येलो कलर इज फॉर एशिया, ब्लैक कलर इज फॉर अफ्रीका, ग्रीन कलर इज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड रेड कलर इज फॉर अमेरिका। जी हाँ, ये सारी जो रिंग्स हैं वो अलग अलग कंटिनेंट से आए हुए प्लेयर को दिखाती हैं। सो ये सारी रिंग हमें ये बताती हैं कि अलग अलग कंटिनेंट से प्लेयर्स आते हैं और आपस में compete करते हैं। सो गाइज अब हम देखेंगे ओलंपिक मोटो। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला है CTS, सेकेंड इज LTS एंड थर्ड वन इज 40S। CTS स्टैंड्स फॉर फास्टर, LTS स्टैंड्स फॉर हायर, 40S स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्गर। सो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक का मोटो क्या है और आपको बताना पड़ेगा CTS, LTS एंड 40S। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि CTS किसके लिए स्टैंड करता है, 40S किसके लिए करता है। इस तरीके से इंटरचेंजेबली टर्म्स को यूज करा जाता है और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 1 मार्कर जरूर देखने को मिलेगा, इसको ढंग से करके जाना। सो नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग को बनाया गया था 1913 में, लेकिन उसको जो इस्तेमाल करा गया था वो 1920 के ओलंपिक में करा गया था। आगे दे रखा है ये व्हाइट सिल्क क्लॉथ पे बना होता है और 5 रिंग होती है जो कि इंटरलॉक दिखा रही होती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरीके का फ्लैग होता है। आगे दे रखा है कि ये जो 5 रिंग है ये अलग अलग कंटिनेंट को शो करती हैं और 5 रिंग के अंदर 5 डिफरेंट कलर्स होते हैं, विच इज ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड और येलो। और इसको जो डिजाइन करा था फ्लैग को वो करा था पैरे बोरोन दे कुबर्टिन ने। सो गाइस अब हम बात करेंगे ओलंपिक ओथ के बारे में। ओलंपिक ओथ मतलब होता है शपथ लेना। सो जिस भी कंट्री में ओलंपिक हो रही हैं उसका एक कंटेस्टेंट आएगा, उनका एक प्लेयर आएगा और वो क्या करेगा, वो फ्लैग को होल्ड करेगा और शपथ लेगा सभी कंटिनेंट के प्लेयर्स के बिहाफ पे। सो बेसिकली इस शपथ में ये बोला जाता है कि जितने भी कंपटीटर हैं वो ओलंपिक गेम्स की रिस्पेक्ट करेंगे और सारे रूल्स को मानेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब चीटिंग नहीं करेंगे, डोपिंग जैसी चीज नहीं करेंगे। आगे ये बता रखा है कि हम स्पोर्ट्समैनशिप का आदर करते हुए, यानी कि एक ईमानदारी से गेम खेलते हुए, चीटिंग से ना खेलते हुए इस गेम का सम्मान रखेंगे। सो ये ओथ ली जाती है गेम को स्टार्ट करने से पहले। सो गाइस अब हम बात करेंगे ओलंपिक एंथम की। ओलंपिक एंथम को हम ओलंपिक हिम के नाम से जानते हैं। इसको जो बनाया गया था 1896 में बनाया गया था और 1896 के जो पहले ओलंपिक हुए थे जिसमें 9 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था, वहां पर सबसे पहले ये बजा था। सो आप देख सकते हैं कि क्या है ये एंथम और आप इसको ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। आगे दे रखा है कि इसको बनाया था ग्रीक कंपोजर ने जिसका नाम था सिफरोस समारेस और इन्होंने ही ओलंपिक एंथम को हमें दिया था। हमारा टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम अलग अलग कमिटीज के बारे में देखने वाले हैं, IOC, NOC, IFS, अदर मेंबर्स। सो हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिसको हम IOC के नाम से भी जानते हैं। सो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लुज़ान स्विट्जरलैंड में हैं। आगे बता रखा है कि इसको स्टैब्लिश करा था पैरे बोरोन दे कुबर्टिन ने। कब करा था, 23 जून 1894 में करा था। इसके पहले प्रेसिडेंट थे डिमेट्रियोस विकिलस, जो कि 8 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं। यानी कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो 8 साल के लिए चुने जाते हैं और जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हम 4 साल के लिए चुनते हैं। आगे दे रखा है कि इसके जो मेंबर्स थे वो थे 105 एक्टिव मेंबर हैं और 32 जो हैं वो ऑनरेरी मेंबर हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है कि IOC डिसाइड करता है ओलंपिक के बारे में, डेट कि किस दिन ओलंपिक आयोजित कराए जाएंगे, वेन्यू डिसाइड करता है, उसी के साथ साथ समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक कहां और कैसे करानी है उसका भी डिसीजन यही लेता है। सो गाइस अब हम देखेंगे फंक्शन
फंक्शन ऑफ आईओसी, आईओसी क्या क्या काम करती है। सो पहला काम ये है ऑर्गेनाइज दी ओलंपिक, हर 4 साल में ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराने का काम आईओसी का होता है। नेक्स्ट दे रखा है ये रूल्स सेटअप करती है कि किस तरीके से ओलंपिक के रूल होंगे और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है प्लेयर्स को। आगे दे रखा है स्मूथ फ्लो, यानी कि आराम से सारा जो गेम है वो काफी आराम से हो जाए, इसकी भी इंश्योरिटी कौन देता है, आईओसी देता है। नेक्स्ट दे रखा है फेयर प्ले, किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो, हर एक प्लेयर को पूरा इक्वल राइट दिया जाए कि वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। इस चीज की इंश्योरिटी भी कौन देती है, आईओसी देती है। आगे दे रखा है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, कई जो प्लेयर्स होते हैं ऐसा पाया गया है कि वो स्टीरॉइड्स ले लेते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, वो काफी अच्छा प्रदर्शन करके जीत जाते थे। उस चीज को रोकने के लिए आईओसी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं और अब कोई भी डोपिंग नहीं कर सकता है। इस चीज की पूरी श्योरिटी देता है आईओसी। नेक्स्ट, फाइटिंग अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के भी साथ ना हो, इस चीज का देख रेख रखता है आईओसी। आगे दे रखा है ये वुमेन्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वुमेन्स को भी इक्वल पार्टिसिपेट मिले। सो हमने देखा एंशिएंट टाइम में वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा ना हो, इस चीज की श्योरिटी देता है आईओसी कि वुमेन्स को भी इक्वल हक मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। सो गाइस, अब हम बात करेंगे आईओए की, यानी कि हम बात करने वाले हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसको स्टैब्लिश करा गया था 1927 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर दारोबजी जमशेदजी टाटा और सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर नोहरन। सो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। आगे दे रखा है कि आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन करने वाले पहले मेंबर जो थे वो थे सर दारोबजी टाटा। नेक्स्ट, 1928 में जो ओलंपिक हुए थे एम्स्टरडैम में, वहां पर इंडिया ने भी प्रदर्शन करा था और हमारी तरफ से हॉकी टीम गई थी, जहां पर हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया था। आगे दे रखा है कि इसमें प्रेसिडेंट, 9 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 6 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, 1 सेक्रेटरी जनरल, 1 ऑनररी और ट्रेजरर होता है। और ये सारी बात हम कर रहे हैं आईओए की। सो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कि 1927 में आईओए की स्थापना करी गई। इसके प्रेसिडेंट थे सर दारोबजी जमशेदजी टाटा। आईओसी के पहले मेंबर थे सर दारोबजी टाटा। 1928 एम्स्टरडैम में हॉकी टीम को भेजा गया, गोल्ड मेडल जीत के आए और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया। सो गाइस, हम बात करेंगे एनओसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बिगर सर्कल डिनोट कर रहा है और एनओसी उसी के अंदर आती है। अब इसके फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि ओलंपिक कंडक्ट कराया जा रहा है। सो उसमें जितने भी बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो कौन भेजेगा, ऑब्वियसली एनओसी भेजेगी। उसी के साथ साथ ओलंपिक में किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो, काफी अच्छे से सारा काम हो जाए, उसमें भी काफी हेल्प करती है एनओसी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेवलप, प्रमोट, प्रोटेक्शन का काम करती है ओलंपिक का, यानी कि ओलंपिक में किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो, सारा काम स्मूथली हो जाए, इस चीज को इंश्योर करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है ओलंपिक की। 206 एनओसीज जो हैं वो पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड कर दी गई हैं। आगे दे रखा है कि फोकस करती है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स को और ज्यादा डेवलप करा जाए, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाई जाए और बेहतरीन टैलेंट को सिलेक्ट करा जाए। आगे दे रखा है डेवलप, प्रमोट, प्रोटेक्ट ओलंपिक। डेफिनेटली ये ओलंपिक को डेवलप करती है, उसको प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट भी करती है कि ओलंपिक के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज की श्योरिटी लेती है। आगे दे रखा है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जितने भी कोचेस होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ताकि वो अपना बेहतर प्रदर्शन दे सके। और जितने भी कंटिनेंट हमने देखे थे वो 5 के 5 कंटिनेंट में एनओसी ऑलरेडी मौजूद है, जो कि सपोर्ट करती है आईओसी को। सो गाइज, अब हम बात करेंगे आईएफएस के बारे में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सो बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईओसी से मान्यता मिली हुई है। इसका काम क्या होता है, ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, उसी के साथ साथ जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, एक्टिविटी हैं, वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी श्योरिटी रखती है। और इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और आपको यूजफुल लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नीचे साइड में आपको एक बेल बटन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।